मूवी शुरू होती है और हम एक दूर बसे अननोन आइलैंड को देखते हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट की नजर से बाहर होता है। उस आइलैंड की तरफ काफी सारे हेलीकॉप्टर्स भी जा रहे थे, इसके साथ साथ बड़े बड़े ट्रक्स और गाड़ियाँ भी। लेकिन एक चीज काफी अजीब होती है, जब एक ट्रक कंसाइनमेंट लेके यहाँ से गुजर रहा होता है तब अनजाने में ट्रक से एक स्नेक कुचल के मारा जाता है। ऐसा लगता है कि उस छोटे स्नेक का काम तमाम हो चुका है, लेकिन तभी कुछ देर बाद वही स्नेक वापस से जिंदा हो जाता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, हम आगे बढ़ते हुए हम सिटी के एक बहुत ही अमीर और पावरफुल आदमी को साइलेंट पे उतरते हुए देखते हैं, जिसका नाम लेन होता है, जो अपनी 2 खूबसूरत असिस्टेंट के साथ उस आइलैंड पर इलीगली बनी रिसर्च सेंटर पर पहुंचा है। सेंटर के अंदर काफी लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, बिजनेस पार्टनर्स, साइंटिस्ट और आर्मी सोल्जर्स भी। साथ ही कुछ डॉक्टर्स स्नेक्स के ऊपर रिसर्च भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी दोनों असिस्टेंट उसे अंडरग्राउंड चेंबर में चल रहे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में रिवील करती हैं, जो कि अब पूरी तरह से फेल हो चुका है और ये उनका दूसरी बार ट्राई था। वो अपने बॉस लेन को सुझाव देती हैं कि अब से उन्हें वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट आगे जारी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्हें और उनकी कंपनी को काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ रहा है। उनके शेयर्स गिर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वो बहुत ही जल्द बर्बाद होकर सड़क पर आ जाएंगे, और यदि उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया तो दूसरी कंपनी के लोगों को भी इस इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाएगा और तब उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अब ये सुनकर बॉस लिन शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर मौजूद पीपीटी किट पहने हुए डॉक्टर को भी देख पाते हैं। इनका नाम क्यू होता है और वही इस रिसर्च सेंटर में किए जा रहे सारे लीगल एक्सपेरिमेंट्स का हेड है। फिर हम रिसर्च सेंटर के बैकयार्ड को देखते हैं, जहाँ पर आर्मी सोल्जर और डॉक्टर भी मौजूद होते हैं। वो मिलकर काम कर रहे होते हैं और एक अंडरग्राउंड पिट को बनाकर उसके अंदर ट्रक भर के छोटे छोटे स्नेक्स को फेंकने लगते हैं। इसके बाद इन्हें बुरी तरह जलाना भी शुरू कर देते हैं। आग में चलते हुए स्नेक्स काफी जोर से चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन कोई भी रुकता नहीं और उन्हें खत्म करने लगते हैं। वापस हम रिसर्च सेंटर में जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर लिन और उसके दोनों असिस्टेंट को देखते हैं। लिन अपने डॉक्टर पर बहुत ही गुस्सा कर बोलता है कि उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका जरा भी फायदा नहीं मिला। अगर तुमने ठीक तरह से काम किया होता तो मेडिकल रिसर्च की दुनिया में रेवोल्यूशन ला सकता था और वो बहुत ही अमीर हो जाता। इसी समय लिन ग्लास चेंबर की दूसरी तरफ उनका बनाया फेल्ड एक्सपेरिमेंट देखता है, जो कि असल में एक जायंट स्नेक होता है। गलती के कारण वो स्नेक साइज में काफी बड़ा हो चुका होता है और ये मानवता और मासूम लोगों के लिए काफी खतरनाक है। वो हम सबको मार सकता है। लिन सबकी सलामती के लिए तुरंत अपने वर्कर्स को एक्सपेरिमेंट की सारी सीक्रेट फाइल्स को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे देता है। दैन लिन अपने सपने उस जायंट स्नेक को अलविदा कहकर लाल बटन को दबा देता है, जिसके बाद जायंट स्नेक को शरीर के अंदर बड़े बड़े जहर के इंजेक्शन इंजेक्ट होने लगते हैं, जिसके असर से जायंट स्नेक अपने होश खो बैठता है और ग्लास शील्ड को तोड़ने का ट्राई करने लग जाता है। ऐसा होने पर लैब का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। अब वो जायंट स्नेक तड़पते हुए चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुन छोटे छोटे सांप भी जोर जोर से आवाज करने लगते हैं। वहाँ का माहौल काफी खतरनाक हो चुका था, जिसे देख लिन फौरन एलिमिनेट टारगेट का बटन दबाकर ग्लास शील्ड के अंदर आग लगा देता है, पर फिर भी जायंट स्नेक पर जरा भी असर नहीं पड़ता। वोल्टा और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जबकि दूसरी तरफ बाहर छोटे स्नेक्स काफी अग्रेसिव होकर उन सोल्जर्स डॉक्टर्स पर अटैक कर देते हैं, उनको काटकर मारने लगते हैं। लिन अपने दोनों असिस्टेंट के साथ लैब से भागने का ट्राई करता है और सेफली बाहर भी आ जाता है। जाते हुए लिन अपने दोनों असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि यहाँ की हर चीज को तबाह कर दें, ताकि गवर्नमेंट को कोई भी सबूत न मिल सके, और ये कहकर खुद हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए दोनों गार्ड्स को लेके वापसी अंदर आ जाती हैं और सब डॉक्टर स्टाफ को शूट करवाने लगती हैं, ताकि कोई जिंदा न बच सके। साथ ही रखी हुई चीजें भी तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान छोटे सांप अटैक कर उनमें से बहुत से गार्ड को बुरी तरह मारने लगते हैं। बचे हुए गार्ड्स आगे जाते हैं कि उन्हें अपने सामने एक बिग स्नेक दिखाई पड़ता है। वो कुछ कर पाते उससे पहले बिग स्नेक कांच तोड़कर बाहर आ जाता है। देन वो उन गार्ड्स को काफी ब्रूटल तरीके से मौत देने लगता है। इसके बाद बिग स्नेक लिन के हेलीकॉप्टर जाते समय उसके एक हेलीकॉप्टर पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है, जिस कारण आइलैंड पर एक बड़ा सा धमाका होता है। साथ में काफी ज्यादा डरपोक सोल्जर ट्रक के सहारे फुल स्पीड में यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन बिग स्नेक उसे देख लेता है और उसे फॉलो भी करने लगता है। तभी सी बीच एक छोटा सांप उसे काट देता है और बैलेंस खोने के कारण गाड़ी पार से नीचे गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर हम जंगल का सीन देखते हैं। दोनों लड़कियां कुछ गार्ड की मदद से सभी छोटे सांप को शूट कर रही होती हैं, ताकि उन्हें खत्म किया जा सके, पर कर नहीं पाती क्योंकि सांप बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। इतने सारे सांपों को देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि अब वो कुछ भी नहीं हो सकता। तब वो खुद को सेव करने के लिए जंगल से बाहर जाने लगती हैं और उनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। वो बचते हुए जंगल से बाहर ही निकलने वाली थी कि एंड वक्त पर बिग स्नेक उन पर अटैक कर देता है और इसी हमले में एक लड़की घायल होकर गिर जाती है। ये देख बिग स्नेक उसे अपना शिकार बस बनाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी दोस्त अपनी चाकू से उसकी बैक पर जोरदार अटैक करती है, जिससे उसे बहुत ही दर्द पहुंचता है और घायल होकर भाग निकलता है। फिर पता चलता है कि उसकी दोस्त तो ऑलरेडी पहले मर चुकी है, क्योंकि अब तक बाकी के छोटे सांपों ने उसे काटकर मार दिया है। अब वो भी घबराने लगती है, लेकिन एक बार फिर से बड़ा वाला सांप आकर उसे जकड़ लेता है और फाइनली उसे भी मार डालता है। दूसरी ओर हम सिर्फ 2 बचे गार्ड्स को देखते हैं, जो कि बोट की मदद से इस आइलैंड से भाग रहे होते हैं, लेकिन इनकी भी किस्मत इनका साथ नहीं देती, क्योंकि जैसे ही समुद्र के बीच में पहुंचते हैं बिग स्नेक पानी के अंदर से निकलकर उन्हें जिंदा ही खा जाता है और इनकी भी कहानी खत्म हो जाती है। आइलैंड पर मौजूद सभी लोग काफी दर्दनाक तरीके से मर चुके थे। फिर कहानी 1 साल बाद से शुरू होती है और इसी आइलैंड के पास समुद्र में एक बड़ी सी क्रूज शिप को देखते हैं, जिस पर मौजूद लोग कंटिन्यूअसली पार्टी कर एंजॉय कर रहे होते हैं।
हैं। वो सब खुश होकर नाच गा रहे होते हैं जैसे आज उनका आखिरी दिन हो, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि ये बात जल्दी सच होने वाली है, क्योंकि किसी ने शिप के पायलट्स को मारकर शिप की डायरेक्शन बदल दी थी। उसी क्रूज शिप पर हम यांग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कुछ पता लगाने यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उस क्रूज शिप पर आया है। तभी दूर उसकी नजर पड़ती है और नोटिस करता है कि दो आदमी आपस में फाइट कर रहे हैं। दरअसल एक पावरफुल चाइनीज बंदा एक अमेरिकन आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। तब उसे सेव करने के लिए यांग वहाँ आ जाता है और चाइनीज लड़के को काफी स्टाइल से मारकर हरा देता है। इसी अच्छे मौके का फायदा उठाकर वो अमेरिकी आदमी भागने लगता है, क्योंकि वो खुद को इस मुसीबत से बचाना चाहता था। पर फिर भी यांग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता, लेकिन बार बार चाइनीज लड़के के बीच में आ जाने की वजह से वो अमेरिकी भागने में कामयाब हो ही जाता है। इसी बीच फाइट को रोकने के लिए एक आदमी इंटरफेयर करता है। तब रिवील होता है कि ये तो यांग का पुराना दोस्त तकाशी है। तकाशी सवाल करता है कि तुम इतने सालों से कहाँ थे और आखिर इस शिप पर क्या कर रहे हो, क्यों तुमने अपनी पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम को यूं ही छोड़ दिया। हालांकि यांग उसे कुछ भी आंसर नहीं करता, कहता है कि वो सब के बारे में उसे बाद में बताएगा और चला जाता है। अब कोई अनजान शख्स यांग की छुपके से तस्वीरें ले रहा होता है। थोड़े समय बाद यांग फाइनली उस अमेरिका आदमी को दोबारा पकड़ लेता है और उसे इन्वेस्टिगेट करने लगता है, लेकिन उसके घुमा देने वाले जवाब और बेतुके रीजंस उसे सच नहीं लगते। डाउट होता है कि वो अभी भी झूठ बोल रहा है। अब यांग उसकी क्लास लगाने जा ही रहा था कि तभी वो क्रूज शिप जोर से हिलती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिकी आदमी एक बार फिर से भाग निकलता है और उसी जगह पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम जियू है। उसके हाथों से उसका कैमरा नीचे गिर जाता है। तब वो कैमरा यांग देख लेता है जिसमें उसकी बहुत सी सारी तस्वीरें खिंची होती हैं। यांग की तस्वीरें और कोई नहीं बल्कि जियू ही छुपके से खींच रही होती है। बताती है कि वो एक ट्रैवल मैगजीन यानी कि एक मीडिया कंपनी में जॉब करती है, जिसके लिए उन्हें यांग की तरह एक फिट यंग आदमी की तस्वीरें चाहिए थी मॉडलिंग शूट के लिए, और सिर्फ इसी वजह से उसने बिना पूछे छुपके से उसकी तस्वीरें ली हैं। तब यांग गुस्सा होकर कैमरे की सारी फोटोज को डिलीट कर देता है और फोन करता है कि वो कोई और ढूंढ ले और उससे दूर ही रहे। लेकिन जियू बोलती है कि जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वो यहाँ पर आया है वो उसमें उसकी मदद कर सकती है, लेकिन यांग उसे और उसकी फालतू बातों को बचपना समझकर इग्नोर करके चला जाता है। तब शिप के दूसरे साइड से बहुत से छोटे छोटे सांप अंदर आ जाते हैं और पार्टी कर रहे लोगों को शिकार बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ काफी केओस मच जाता है। जिंदा बचे लोग घबराकर साइड होने लगते हैं क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहते थे। अब जैसे इस खतरे का यांग और जियू को पता चलता है वो भी भागते हैं। तभी कॉरिडोर में उन्हें स्टाफ के मेंटेनेंस वाला आदमी दिखाई पड़ता है। यांग पूछता है भैया आखिर इस शिप पर चल क्या रहा है। वो आदमी कोई आंसर कर पाता उससे पहले ही काफी बड़ा बिग स्नेक पाइप से आकर उसे दबोच लेता है और खत्म कर देता है। इतने बड़े सांप को देख जियू और यांग की हालत खराब होने लगती है और ठीक बाकियों की तरह वो भी अब शिप पर इधर उधर भागते हैं ताकि किसी तरह वो बच जाएं। लेकिन इसी वक्त बिग स्नेक उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि इस स्नेक से कैसे बचा जाए। यांग भी सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तब वो वहाँ रखी बोतल को फेंककर उसे चोट पहुंचाने की सोचता है, लेकिन उस बिग स्नेक को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तब वो लोग फिर से उड़ दौड़ते हैं और यांग अब कुल्हाड़ी की मदद से छोटे छोटे सांप पर वार कर उन्हें साइड करके रास्ता बनाकर आगे चला जाता है। तभी उनमें से एक बेहद अमीर और सेल्फिश आदमी खुद को एक VIP रूम में पहले जाकर अंदर से लॉक कर लेता है और दूसरों के लिए दरवाजा नहीं खोलता। वो बस अपने बारे में सोच रहा था। बाहर खड़े लोग उसे रोते हुए अंदर आने देने की भीख मांगते हैं, लेकिन वो उन पर हंसता है, उनका मजाक उड़ाकर बोलता है कि वो सब मर जाएंगे, सिर्फ मैं ही बचूंगा। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि तभी छोटे छोटे स्नेक्स पाइप्स के थ्रू अंदर आकर उसे भी तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं। तभी अचानक से ये लोग अपने सामने से आते हुए बिग स्नेक को देखते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग साइड वाले रूम में घुस जाते हैं। लेकिन वहीं एक ओल्ड मैन एक छोटी बच्ची और एक आदमी के साथ अंदर छुपा हुआ होता है, जहाँ पर एक भी सांप नहीं होता। भागते हुए वे लोग शिप के सबसे नीचे बेसमेंट में मौजूद इंजन रूम में पहुंच जाते हैं। यांग सभी को शांति से समझाता है कि स्नेक सिर्फ उनकी आवाज को फॉलो करते हुए हमला करता है। ये जानकर सभी बिना आवाज किए दबे पांव मशीनों के पीछे जाकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। तभी कुछ ही पल में बिग स्नेक इंजन रूम में भी आ चुका था, लेकिन ये लोग बिल्कुल जरा भी आवाज नहीं करते और बिग स्नेक को लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वो जा ही रहा था कि तभी एंड वक्त पे एक लड़की का फोन बजने लगता है, जिससे बिग स्नेक अलर्ट होकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा था। तब गिरते पड़ते हुए सभी लोग ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बिग स्नेक अभी भी इनके पीछे लगा हुआ था। तब अनजाने में सभी लोग फ्रीजिंग रूम में आकर खुद को लॉक कर छुप जाते हैं। बाहर से बिग स्नेक जोरदार अटैक कर फ्रीजिंग रूम के डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब डोर नहीं खुलता तो वो खुद ही शांत हो जाता है। कुछ देर आराम करने पर उन्हें पता चलता है कि एक लड़के को छोटे सांप ने इसी दौरान काट लिया है। उसे काफी दर्द हो रहा था। तभी उसकी मदद करने के लिए जियू दवाई ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता और इस बात से वो दुखी होकर रोने भी लगी थी। ऐसे ही इन्हें यहाँ पर लॉक हुए काफी समय हो जाता है और वो जमने लगते हैं, ठंड से कांपने लगे थे। तब यांग बाकी सबको खुद ही बचाने का फैसला करता है, क्योंकि वो किसी को मरते देख नहीं सकता था। वो प्लान बताता है कि वो अपने पीछे बिग स्नेक को ले जाएगा और तुम सब सेफली यहाँ से जल्दी निकल जाना। ये सुनते ही तकाशी उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था। उन्हें लड़ते देख वो जख्मी लड़का बीच में आता है और कहता है कि इस काम को मैं करूंगा, और यांग के मना करने के बावजूद जल्दी से दरवाजे को खोल देता है। तब बिग स्नेक आवाज को सुनकर उसे मारने आने लगा था। वहाँ पीछे से बाकी लोग सही सलामत दबे पांव निकल जाते हैं। बाहर से यांग वो जख्मी लड़के को हाथ दे उसे भी बाहर आने को कहता है, पर वो खुद का सेक्रीफाइस देता है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेता है, जिसके बाद वो भी मारा जाता है। उसकी मौत पर यांग को बहुत ही बुरा फील होता है, काफी गुस्सा भी आता है। फिर ये वापस से ऊपर वाले डेक पर पहुंच जाते हैं, जहाँ वे कैप्टन रूम में पहुंचते हैं। जियू मैकेनिज्म को देख बोलती है कि शायद मैं इस शिप को स्टार्ट कर सकती हूँ। उसी पल यांग नोटिस करता है कि क्रूज शिप के दोनों पायलट
पायलट्स मर चुके हैं। उनकी बॉडी को एनालाइज कर यांग को शक होता है कि इन्हें किसी स्नेक ने नहीं मारा है, क्योंकि इनकी बॉडी पर इंसानी जख्म थे, जैसे किसी शख्स ने इन्हें चाकू से मारा है। इसके बाद वो जियो के पास आ जाता है, जो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके शिप को चलाने लगती है। अब इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। थोड़े समय के बाद तकाशी यांग से बात करता है, कहता है कि जब से तुमने ग्रुप छोड़ा है सारी टीम तुम्हें बहुत मिस करती है। जिस पर यांग उसे समझाता है कि दोस्त, मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद ही करनी है, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरा है। इसके बाद जियो को अपने आसपास एक आइलैंड दिखाई देता है और इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से उनकी शिप के सामने बिग स्नेक आ जाता है और इनके शिप से टकरा जाता है। इसके बाद तकाशी और यांग जाकर बिग स्नेक को देखते हैं, जिसे देख इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये लोग तुरंत वापस आ जाते हैं। फिर ये दोनों छोटी वाली बोट को पानी में डालते हैं और यांग तकाशी को यहाँ से सभी लोगों को ले जाने के लिए बोलता है। फिर वह जियो से कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और इसके बाद पूरी शिप के ऊपर पेट्रोल गिराने लगता है। इधर बाकी लोग तो शिप लेके बहुत दूर चले गए थे, लेकिन बिग स्नेक पूरी शिप को जकड़ लेता है, जिसके कहर को दूर से देख सभी बहुत डरते हैं और वहीं से यांग को निकलने के लिए आवाज लगाने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त शिप में बहुत बड़ा धमाका होता है और वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख तकाशी और जियो रोने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में यांग किसी तरह जान बचाकर उनकी बोट पर आ जाता है। उसे जिंदा देख सभी काफी खुश और अच्छा फील करते हैं। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि ये लोग आइलैंड के किनारे हैं। इसके बाद वह बाकी लोगों को भी जगाता है और ये सभी यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से यांग को यहाँ पर कोई आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह सभी से केयरफुल और बड़े ध्यान से चलने को कहता है, क्योंकि इसे अंदाजा हो गया था कि कोई तो खतरा आसपास है। इसी बीच चलते हुए एक लड़की पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है, जिससे उसे चोट आती है और खून निकलने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़े हुए गोल राउंडेड बेजान पत्थर अजीब टेंटिकल्स वाले क्रिएचर का रूप ले लेते हैं और उस जख्मी लड़की को एक झटके में निकल जाते हैं। अभी देख यांग और सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये पत्थर खून के प्यासे हैं और खून को महसूस करके लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए यांग बहुत ही सावधानी से बिना खुद को किसी भी तरह चोट पहुंचाए आगे चलने को कहता है और सब करते भी ऐसा है। कुछ दूरी और चलने पर वह सभी एक खाली पड़े मिलिट्री कैंप में पहुंच जाते हैं, जो उसी आइलैंड पर मौजूद था। लेकिन इस वक्त सभी लोग काफी घबराए हुए थे, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। तभी इनको यहाँ कुछ गन्स और एक्सप्लोसिव चाकू मिल जाते हैं। साथ ही उन्हें एक वॉकी टॉकी भी मिलता है, जो उनके लिए सभी सबसे ज्यादा जरूरी था। तब यांग उससे कांटेक्ट करने का ट्राई तो करता है, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। इसके बाद सभी लोग वेपन लेकर जंगल में निकल जाते हैं। तभी कुछ आगे जाने पर यांग को कुछ ऐसा फील होता है कि उनके आसपास कोई चीज है, इसलिए वह सभी को केयरफुल रहने के लिए कहता है। तभी इनमें से एक आदमी ऊपर देख बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पाइडर होता है। अब उनके साथ वाला बूढ़ा आदमी उसे गोली मारने लगता है, लेकिन वह बिग स्पाइडर उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन उन लोगों के पास इस बार बहुत सारे हथियार और बॉम्ब भी था, जिसकी मदद से बूढ़ा आदमी खुद की जान देकर उस स्पाइडर को उड़ा देता है। आगे वे उसी रिसर्च सेंटर में पहुंच जाते हैं, जो अब एक खाली खंडर बनकर रह गया है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये वही मिस्टर लिन की पर्सनल लैब थी, जहाँ तबाही मच गई थी। यांग को अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है और सभी लोग यहाँ से अंदर होकर चले जाते हैं, जहाँ पर स्नेक्स के बारे में रिसर्च पेपर लगे हुए थे और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से डॉक्टर्स की कंकाल भी होते हैं। तभी इनमें से एक आदमी यहाँ की लाइट को चालू कर देता है। ये देख यांग सोचने लगता है कि वह आदमी कैसे जानता है किसकी लाइट्स यहाँ पर है, लेकिन यांग फिर से इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वह आदमी सभी को लेकर अंडरग्राउंड रास्ते से एक रूम के अंदर ले जाता है, जिसके अंदर इन्हें बहुत सारा खाना और ड्रिंक मिलता है। अब इसकी वजह से सभी लोग खुश होकर खाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हम यांग को छत पर अकेले बैठे हुए देखते हैं, जो किसी लड़की की फोटो देखकर अचानक से रोने लगता है। असल में वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तभी वहाँ पर जियो आ जाती है और यांग को उदास देख पूछती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या बुरा हुआ है। तब यांग उसे अपनी सारी कहानी बयां करता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड दोनों इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा थे, लेकिन इसी दौरान उसे किसी ने खत्म कर दिया था और उस इंसिडेंट के बाद वो उसके कातिल को ढूंढने के लिए यहाँ पर भटक रहा है, जिससे सुनकर जियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यांग को संभालती है। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं, जबकि वह आदमी पूरी तरह लैब में घूम रहा होता है, जो शायद किसी चीज को खोजने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ देर के बाद यांग की भी आंख खुलती है। इधर आदमी पोस्टर के पीछे से उस बिग स्नेक के बारे में लिखी बुक को निकालता है, जिसके बाद हमें कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर क्यू है, जो मिस्टर लिन के लिए काम करता था। उसी ने बिग स्नेक को बनाया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डॉक्टर क्यू अपने बॉस से बिग स्नेक को ना मारने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है और उससे एक आखिरी चांस मांगने लगता है। लेकिन अब लिन ने अपना फैसला कर लिया था, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और तभी उसकी असिस्टेंट क्यू को पीछे से चाकू मार देती है, लेकिन वो जिंदा बच गया था। इधर यांग अंडरग्राउंड को एक्सप्लोर करते हुए एक सीक्रेट लैब रूम में पहुंच जाता है, जहाँ वही डॉक्टर क्यू का बिग स्नेक होता है। यांग को समझ पाता उससे पहले बिग स्नेक जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन आखिर मोमेंट पर तकाशी उसे साइड कर खुद सामने आ जाता है। साथ ही यांग को तुरंत बाहर जाने को बोलता है। ये देख यांग उस रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन इसके बाद वह गुफा बंद हो जाती है। ये देख यांग बहुत रोने लगता है। तभी जियो उसके सामने आ जाती है। इसके बाद वह दोनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं और डॉक्टर क्यू भी वहीं पर होता है, लेकिन उसकी असलियत के बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। तभी वॉकी टॉकी से रेस्क्यू टीम की आवाज आती है, जो कि अगली सुबह तक यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस बात से सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। तभी यांग कहता है कि हमें यहाँ से जाने से पहले हमें उस बिग स्नेक को खत्म करना होगा और सभी की मौत का बदला लेना होगा। फिर वह सभी को अपना प्लान बताता है और सभी लोग उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। अब यांग तकाशी को गुड बाय कहता है। तभी अचानक से डॉक्टर क्यू यांग को पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन यांग पहले ही जान गया था, तो वो डॉक्टर क्यू को अटैक को डॉज कर काउंटर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है, जिससे क्यू घायल हो जाता है। तब डॉक्टर क्यू उसे फाइनली अपनी असलियत बताता है कि उसी ने इन सारे क्रिएचर्स को बनाया था और वो उसे मार देगा, क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखना चाहता है। बोलता है कि मैंने शिप के पायलट्स को मारा था और तुम सभी को मैं इस आइलैंड पर लेकर आया हूँ, क्योंकि वो अपनी रिसर्च सेंटर को फिर से चालू करना चाहता था।
लेकिन इसी वक्त बिग स्नेक यहाँ पर आ जाता है, जिससे एक अमेरिकी आदमी उसका ध्यान भटकाता है। यांग बिग स्नेक को डॉक्टर क्यू के पीछे से आते हुए देखता है तो यांग डॉक्टर क्यू को अकेला छोड़ आगे भाग जाता है। तब बिग स्नेक फाइनली अपने ही क्रिएटर डॉक्टर क्यू को जिंदा ही निकलकर मार देता है। फिर यांग बिग स्नेक को अपने पीछे लगा लेता है। इसके बाद यांग उन्हें उन्हीं पत्थर वाले टेंटिकल क्रिएचर्स के करीब ले जाता है और इसी दौरान ऊपर से उन्हें अपना एक बॉटल खून नीचे फेंक देता है, जिसकी महक से वो क्रिएचर्स जाग जाते हैं और शिकार करने के लिए बाहर आने लगते हैं। तब यांग पहाड़ से कूद जाता है और खुद को रस्सी से बचा लेता है, जबकि बिग स्नेक स्पीड में काफी ऊपर से उन्हीं क्रिएचर्स के पास गिरता है। तब वो सब बिग स्नेक को खाने लगते हैं, जिस कारण उसका भी खात्मा हो जाता है। इसी के साथ वो सब बाल बाल बचते हैं और एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। फिर अगली सुबह सभी लोग पोर्ट पर खड़े होते हैं और कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम की शिप उन्हें लेने के लिए आ जाती है और सब सेफली अपने घर पर पहुंच जाते हैं। आखिर में यांग अपनी इन्वेस्टिगेशन से एविडेंस को ढूंढकर मिस्टर लिन पर केस कर उसे जेल में पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और मिस्टर लिन की कंपनी भी बंद हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो